वेलकम गाइस। आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल पार्टिकल्स से रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया हुआ है कि एटम को पहले बताया गया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एटम को हम तोड़ नहीं सकते, ये इंडिविजुअल पार्टिकल रहेगा हमेशा के लिए, ऐसा उन्होंने बताया था। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती गई वहां से ये चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई कि हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर। और मैंने तो ये भी आपको बताया कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, ऐसा नहीं कि केवल और केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये तीनों के तीनों पार्टिकल्स फंडामेंटल पार्टिकल्स की तरह से ट्रीट करे जाते हैं। इसके साथ साथ जो और भी कोई भी पार्टिकल हो सकता है, जैसे कि आपके सामने हो सकता है कोई मेसोन हो, न्यूट्रिनो हो, एंटी न्यूट्रिनो हो, गॉड पार्टिकल हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे जो और रहेंगे ये सब एटॉमिक पार्टिकल की तरह से ट्रीट करे जाएंगे। लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। वहां पर मैंने आपको बोला था कि इसकी आपको डिस्कवरी भी सीखनी है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, और उसके साथ साथ न्यूट्रॉन को कैसे इजाद करा गया था, कैसे पता चला कि यहां पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, प्रोटॉन इस तरह से, मतलब कुछ ना कुछ इनका आइडिया क्या था इसके पीछे, उन सब स्टोरी के बारे में डिटेल में सुनेंगे। तो मेन चीज आती है, सबसे पहले आप ध्यान से समझिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर स्टडी ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, इसको जानते हैं, इसको सीखना शुरू करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डालना डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, राइट। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन को कैसे ढूंढा गया, कैसे पता चला, कैसे जन्म हुआ इलेक्ट्रॉन का, और उसके साथ साथ हम स्टडी करेंगे कैथोड रेज की, स्टडी ऑफ कैथोड रेज, राइट, इसको भी पढ़ेंगे। ओके, इसके साथ साथ पहले मैं आपको एक टर्म बता देता हूं। जो ये टर्म आई ना इलेक्ट्रॉन, राइट, तीन पार्टिकल्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इनमें से जो ये इलेक्ट्रॉन टर्म है ये एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट ने दी थी, तो उसका नाम हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक सबसे पहले आप टर्म एक अप्लाई करिए। एक मिनट, द टर्म इलेक्ट्रॉन was given by साइंटिस्ट थे स्टोनी। स्टोन लिख के उसके सामने लगाएंगे वाई, राइट। इन साइंटिस्ट ने बताया था इसके बारे में। ओके, पहले एक बात और समझ लेते हैं कि अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूं तो कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी केवल एक साइंटिस्ट, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क करा है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंटिन्यूअसली वर्क करा। जो लास्ट में डिस्कवरी करी है, डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो थे जे थॉमसन। तो ये आप फिर भी एक पॉइंट नोट डाउन करके रखिए। तो ये बात आपको समझ आ गई। इसके साथ साथ एक साइड में लिखिए डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी डिस्कवरी किन्होंने करी, किनके ऊपर इसका श्रेय जाता है। वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने योगदान दिया, अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो ये आपको चीजें थोड़ी थोड़ी सी याद रखनी है क्योंकि ये चीजें पूछी जाती हैं। इनका नाम है जे थॉमसन, राइट। तो इन्होंने इस चीज की डिस्कवरी करी थी, और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन टर्म, जो नाम दिया, इसका नामकरण जिसने करा था, उनका नाम था स्टोनी, राइट। ओके, अब मेन चीज आती है कि अच्छा ये तो चलो बात समझ आ गई, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी किस तरह से गई थी। तो वहां पर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था जिसको बोलते हैं CRT एक्सपेरिमेंट। फुल फॉर्म क्या है इसकी, देखो, हम इसको बोलते हैं CRT, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप कैथोड रेज ट्यूब। ठीक है, और ये कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। और दूसरा, कई बार इसको कैथोड रेज भी ट्यूब भी बोलते हैं, या फिर इसको
क्रूक्स ट्यूब के नाम से भी जाना जा सकता है, या फिर इसको डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। मतलब मेन चीज ये है, अगर इन तीनों वर्ड्स के अंदर से कोई भी चीज आपके पास आए तो समझ लेना कि वो कैथोड रे ट्यूब के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है? ओके। अब ये कैथोड रे ट्यूब या कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, सीआरटी एक्सपेरिमेंट करा कैसे गया था? एक्चुअली हमें ढूंढना था इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? तो अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारी डिस्कवरी करी और उन्होंने एक इस तरह की ट्यूब डिजाइन करी, राइट? तो देखो जरा किस तरह से रहती है वो। सबसे पहले इन्होंने एक ट्यूब बनाने की कोशिश करी। एक ट्यूब इस तरह से, लाइक ऐसे, और उसके बाद में ऐसे और ऐसे एक डिस्चार्ज ट्यूब कर दी गई है। ठीक है, इस तरह से बना दिया गया। इसके अंदर से एक पाइप लगा करके, एक लिंकेज लगाने के बाद में यहां से निकाल दिया गया एयर को। तो इसका मतलब ये किसको पहुंचा दिया गया? टू वैक्यूम। ये वैक्यूम को पहुंचा दिया गया, राइट? और ये वैक्यूम को कर दिया गया। इसके साथ साथ यहां पर हुआ क्या? मतलब ये ट्यूब है, आराम से समझ आ रही है, और इसमें एक टर्मिनल की तरफ एक इलेक्ट्रोड लगाई गई। इलेक्ट्रोड क्या होती है? इलेक्ट्रोड कोई भी स्पीसीज हो, देखो यहां पर कोई भी, या तो शीट भी हो सकती है, या फिर कोई वायर भी हो सकता है, या फिर कोई रॉड भी हो सकती है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रोड इस तरह से लगा दी गई। सिमिलरली ऐसा ही काम करा गया इसके दूसरे टर्मिनल की तरफ। तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रोड यहां पर इस तरह से लगा दी गई है। तो यहां पर दो इलेक्ट्रोड लग गई है, एक इस तरफ लगी है और एक दूसरी तरफ लगी है। और हमारे पास में एक बैटरी होती है, इस तरफ एक बैटरी ले ली, मान लिया इसका ये निगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। इस तरह से अगर आपके पास में है तो यहां पर इनको इससे लिंक कर दिया, इसको इससे इसके निगेटिव वाले टर्मिनल से लिंक कर दिया, और इसको इसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल से लिंक कर दिया गया। तो मतलब दो लिंक हो गए, एक इधर से लिंक हुआ है और दूसरा इधर से लिंक हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे? हाई वोल्टेज बैटरी। इसका नाम होता है हाई वोल्टेज बैटरी। बेहतरीन खतरनाक वोल्टेज ये प्रोड्यूस कर सकती है। जनरली जो हम इसके अंदर वोल्टेज यूज करते हैं वो 10,000 वोल्ट। ये बहुत हाई पोटेंशियल है, बहुत हाई पोटेंशियल। मतलब इस अच्छे अच्छे नाच जाए अगर इसको करंट लग जाए, इतना खतरनाक वोल्टेज वाला लग जाए। ठीक है, ओके। तो यहां पर एक तरफ ये रहता है, तो अगर निगेटिव वाला टर्मिनल इससे जुड़ा हुआ है, निगेटिव बैटरी होती है ना, अगर उसके निगेटिव टर्मिनल से वायर खींच के इस पर लगा दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। यहां पर पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, इससे वायर निकाल करके इसके ऊपर लगा दिया जाए, इसका मतलब यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ आई? ओके। इसके साथ साथ इसके अंदर हम एक गैस को फिल करते हैं और वो गैस बहुत ही लो प्रेशर पर रखी जाती है, राइट? तो गैस फिल्ड एट वेरी लो प्रेशर। बहुत ही कम प्रेशर पर गैस की फिलिंग इसके अंदर कर देते हैं। वैक्यूम से यहां पर इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये वाली बैटरी से, इस वाली बैटरी से, हाई वोल्टेज बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं और इधर से इसको कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है इतनी बात? ओके। अब जस्ट इसके बाद में जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसका नाम होता है कैथोड। ये कौन सा टर्मिनल रहता है? कैथोड टर्मिनल होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं हम एनोड। इसको एनोड के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ये बातें? ओके। अब होता क्या है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट बनाया गया। अब यहां पर स्टार्ट करना है कुछ बातें। तो जैसे ही आपने देखा, देखो जरा इसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करनी है, तो देखो होता क्या है, यहां पर निगेटिव टर्मिनल है, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां से निगेटिव चार्ज इस तरफ जाएगा और यहां से इस तरह से लिंक रहता है। अब यहां पर बहुत हाई वोल्टेज, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज है। अब होगा क्या कि यहां से कुछ पार्टिकल्स इधर से निकलते हैं। पता कैसे चला वो सब बताऊंगा। उससे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले इसकी तरफ से यहां पर हम एक कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग किसकी करते हैं? देखो यहां पर हम एक कोटिंग करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है? इसको बोलते हैं हम फोटोग्राफिक प्लेट। उसकी कोटिंग लगा देते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड यूज होता है, वो बताऊंगा मैं आपको।
इसका यहां पर होता है फोटो सेंसिटिव मटेरियल कोटिंग। ठीक है, इसकी कोटिंग कर देते हैं। जनरली इसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है वो जिंक सल्फाइड यूज किया जाता है। जिंक सल्फाइड ये क्या होता है यार, ये फोटो सेंसिटिव क्या होता है, और कैथोड एनोड क्या होता है, और कौन सी गैस इसके अंदर भरी गई है, इन सब चीजों के जवाब मिलेंगे अभी आपको। पहले आपको ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप समझ आ गया होगा, राइट। तो आपको एक्सपेरिमेंट का सेटअप समझने के बाद में अब आपको मैं बताता हूं कि यहां पर करा क्या गया, यहां से बहुत हाई वोल्टेज को इस तरफ से भेजा गया। ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे सिस्टम के अंदर बहुत लो प्रेशर है और उसमें गैस फिल्ड करी गई है। अब होता क्या है, यहां से जैसे ही आप हाई वोल्टेज लगाओगे तो यहां से कुछ पार्टिकल्स इधर से इधर की तरफ मूव होने स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ रेज इधर से निकलती है और इधर की तरफ जाती है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इधर से कोई रेज निकल रही है और उसकी तरफ जा रही है? तो हम क्या करते हैं, इस तरफ से दूसरी तरफ जाने वाली यहां पर फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा देते हैं। देखो कई बार ऐसा होता है, मान लिया आप बॉल से खेल रहे हो, बॉल से खेल रहे हो, और आज सामने बहुत अच्छी बॉल है, बहुत खूबसूरत पेंट हुआ है उसके अंदर, और मान लिया आपकी जो बॉल है वो पानी से भीगी हुई है, हल्की सी गीली है। तो अगर आप यहां से उस बॉल को इसकी तरफ फेंकोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता चल जाएगा कि वहां पर अच्छा ये इस पॉइंट पर जाके टकराई है, क्योंकि वहां पर भी उसको स्पॉट करेगी, उस पर जाके जैसे ही लगेगी तो वहां पर गीला गीला हो जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर ये स्पॉट आने के जैसे हम कह सकते हैं कि इस बॉल से इसने यहां पर स्ट्राइक किया है। तो ऐसे ही इसी काम को मान लिया आसान बना देता है फोटो सेंसिटिव मटेरियल। जैसे ही यहां से कोई रेज निकलती है और वो जाकर इस पर टकराती है तो यहां पर ग्रीनिश टाइप की एक फ्लोरोसेंस, फास्फोरोसेंस, इस तरह का एक जो स्पॉट्स इस तरह से यहां पर हमें दिखाई देते हैं। तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ रेज इस तरफ से इधर की तरफ को आ रही है। अब कैसे करते हैं, देखो जरा, यहां से कुछ ना कुछ रेज निकलती हैं जी, कुछ ना कुछ यहां से रेज निकलती हैं, कुछ ना कुछ रेज इसकी तरफ को निकलती हैं और ऐसे जाती हैं। इसका मतलब जरा समझने की कोशिश करना, कुछ रेज लेफ्ट टू राइट इस तरह से जाती हैं और ये इस तरह की तरफ को जाती है। तो इसका मतलब ये है, अगर वहां पर पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है और आप इधर से कुछ रेज निकल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। ऑब्वियस सी बात है, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज और दोनों अपोजिट चार्ज है, राइट। और अगर अपोजिट चार्ज है एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये इधर की तरफ को भागने शुरू हो जाएंगे और जब ये कंटिन्यूअसली भागेंगे तो यहां पर स्पॉटिंग होगी, यहां पर हमेशा स्पॉट्स दिखाई देंगे। ये ग्रीन कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये जो रेज निकल रही होती है किधर से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है, और किधर की तरफ को जा रही है, एनोड की तरफ को जा रही है। तो एनोड के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम समझ सकते हैं कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर करते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, जो निगेटिव टर्मिनल है उसको कैथोड बोलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एनोड बोलेंगे, राइट। यहां पर वैक्यूम से गैस निकाल दी गई, आपको पता चला। फोटोसेंसिटिव मटेरियल क्या होता है, ये एक ऐसा मटेरियल होता है अगर उसके ऊपर आप कोई भी रेज डालोगे तो वो स्पॉट दिखाई देता है, ग्रीन ग्रीन कलर के आपको स्पॉट दिखाई दे जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए ये वाला एनोड वाली ये है ना ट्यूब का वॉल है, तो इसके ऊपर ही हम कोटिंग कर देते हैं, तो अगर कोई भी रेज आके इसके ऊपर आते हैं तो वहां पर स्पॉट्स दिखाई देते हैं, तुरंत स्पॉट दिखाई देते हैं, राइट। तो इस तरह से इसको हमने ये बना दिया। और क्या जानना है, हाई वोल्टेज बैटरी जो बहुत हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर सके उसको इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। यहां से जो गैस जिस तरफ को निकलती है, इन रेज को एक्चुअली ये एनोड की तरफ को आ रही है। ऑब्वियस सी बात है कि इसका मतलब ये कैथोड की तरफ से ओरिजिनेट हो रही होंगी, राइट। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं these are originating from कैथोड टर्मिनल। कैथोड टर्मिनल की तरफ से ये रेज आ रही होंगी और इसी वजह से, कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक नहीं है जस्ट इनके पीछे, इसी वजह से इनको कैथोड रेज का नाम दिया गया।
किस नाम से बोला गया इनको? कैथोड रेज के नाम से इनको जाना गया। इस तरह से ये आपको एक बार इस पूरे डायग्राम को आप तमीज से बनाइए, बिल्कुल अच्छे से जैसे बना के दिया है इसी तरह से आप इस डायग्राम को बनाइए। वीडियो को पॉज करिए और इस पूरे डायग्राम को बनाइए जल्दी से। राइट, इसके नीचे लिख सकते हैं आप कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब, किसी भी नाम से जाना जा सकता है। राइट, इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब या सीआरटी ट्यूब। राइट, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन करिए। इसके बाद में नीचे लिखेंगे आप these rays are moving towards एनोड प्लेट। मतलब क्या? पॉजिटिव टर्मिनल, बस इतना ही है बस। राइट, इट मीन्स these are originating from cathode terminal, hence these rays are called as कैथोड रेज। कैथोड रेज के नाम से ये जाने जाते हैं। राइट, ओके। अब मैं आपको एक जगह बता देता हूं कि कहां पर हम इसको यूज करते हैं। तो आप इसके लिख के अंदर लिखेंगे डेली लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, डेली लाइफ में हम इसको कहां पर यूज करते हैं? तो डेली लाइफ में हम जनरली, आपने जो पुराने जमाने के, बहुत पुराने जमाने के जो टीवी होते हैं ना, अगर उन टीवी को देखोगे तो पीछे से बहुत बड़ी सी ट्यूब होती है। अब तो स्मार्ट टीवीज आ गए और इवन तो अब तो लोग मोबाइल, नेटफ्लिक्स वगैरह पे सब यूज करते हैं, लेकिन पुराने जमाने पे बहुत लंबे लंबे, बहुत बड़े बड़े टीवी हुआ करते थे और उनके पीछे इतनी बड़ी सी ट्यूब होती थी और उस ट्यूब्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते थे और इलेक्ट्रॉन आके उस स्क्रीन के ऊपर बम्बार्डमेंट करते थे और जितना इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आके बम्बार्डमेंट करते थे तो वहां से हमें टीवी की स्क्रीन पर कुछ भी विजुअल्स दिखाई देते थे। तो ये इसका एग्जांपल है, मतलब पुराने टाइम पर हम इसको यूज भी करा करते थे। ठीक है, तो इसके अंदर लिखिए दिस CRT was used in old television sets, old television sets। राइट, बस इतना ही समझ लो, जल्दी से इतना नोट डाउन करिए। तो इस तरह से हमारे सामने हम ये चीज कह सकते हैं कि कैथोड रेज की इस तरह से डिस्कवरी हुई। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां से कोई भी पार्टिकल अगर निकल के भाग रहा है, पहले तो इतना आराम से निकलने वाला तो नहीं है, आराम से रखा हुआ है। तो मान लीजिए ये एक कमरा मान लीजिए जिसमें बैठ के इलेक्ट्रॉन आराम से पबजी खेल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं दुनिया से, आराम से पबजी खेल रहा है वो। ठीक है, और आपने अगर नॉर्मल थप्पड़ मारा, हल्का सा वेट, हल्का सा वोल्टेज लगाया तो वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। आप वहां पर 100 वोल्ट का अगर करंट या फिर वोल्टेज यहां पर इंड्यूस कर देते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इतना आसान नहीं होता है। हम क्या करते हैं, बहुत खतरनाक हाई वोल्टेज लगाता है। ठीक है, मान लिया कोई बंदा है आराम से बैठ के पबजी खेल रहा है, आराम से उसको भगा तो नहीं सकते आप, लेकिन अगर मान लिया आपने उसको हल्का थप्पड़ मारा तब भी नहीं निकलने वाला, वो आराम से उठ के फिर आपको भी मार सकता है उल्टा। लेकिन अगर मान लिया आपने बिल्कुल खतरनाक डंडे वंडे लेके उसको कंटिन्यूअसली पेल देता, ऑब्वियस सी बात है तब तो भागेगा ही। ऐसा ही हाल यहां पर भी है कि अगर मैं यहां पर हाई वोल्टेज बैटरी से बहुत हाई वोल्ट यहां पर लगाऊं तो ऑब्वियस निगेटिव टर्मिनल से यहां से निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स बहुत खतरनाक तरीके से भागेंगे। और अगर एक बार भागना शुरू हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है
तो अगर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इधर से आए बाहर तो ये पॉजिटिव टर्मिनल उधर से उसको खींचना शुरू कर देगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो यहां से निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को भागते हुए आएंगे, और जैसे ही वो इधर की तरफ भागते हुए आएंगे तो हम कह सकते हैं कि यहां पर निगेटिव चार्ज टर्मिनल्स हैं, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें निगेटिवली जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी बातें समझ आ गई, हमें पता चल गया यहां से कोई ना कोई ऐसा चीज तो है जो इधर की तरफ को भाग रही है, और उस रेज का हो या फिर पार्टिकल को हो, इन सब चीजों को मैं डिटेल कराऊंगा आपको। मतलब यहां से कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। इतनी बात आपको समझ आ गई? ओके, तो हमें ये पता चल गया कैथोड रेज कैसे होती हैं, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन के बारे में हल्का हल्का आइडिया हुआ। अब हम देखेंगे कि जो कैथोड रेज है, जो कैथोड रेज यहां से निकल के गई है, कैथोड रेज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी। राइट, चलिए अब इसी के बाद में आप हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। राइट, नोट करिए इसको। इसके बाद में लिखिए आप प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो आप हेडिंग डालिए नेक्स्ट। बहुत सारी 1 दर्जन के आसपास प्रॉपर्टी लिखाऊंगा मैं आपको, और मेन चीज क्या है कि आपको उन प्रॉपर्टीज को 1 बार 2 बार पढ़ लेना है, और जो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताऊंगा मैं उनको ज्यादा ध्यान से समझ लेना है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, आपको जो एमसीक्यू डायरेक्ट बेस पर आएंगे तो वो कवर हो जाएंगे। राइट, तो कैथोड रेज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं उसको जरा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लिखिए पहला पॉइंट, आपको ये पता चलेगा कि जो कैथोड रेज होती हैं वो निगेटिवली चार्ज कुछ न कुछ किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और उनका नाम बोला गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ very small particles negatively charged which are called as क्या, इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं को ही क्या नाम दिया गया, इन्हीं को ही बोला गया इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना गया इनको। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट लिखिए कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन में, हमें कैसे पता चला कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा? देखो एक्चुअली जब कैथोड रेज यहां से निकल रही है तो हम क्या समझ रहे हैं, जब कैथोड रेज इधर से निकली हमने क्या करा, ऑब्वियस सी बात है इसके बीच में एक मैंने इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रख दिया, और अगर एक ऑब्जेक्ट इधर से रख दिया गया तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ अगर यहां से रेज निकलेंगी इसके ऊपर गिरेंगी, और जैसे ही इसके ऊपर कोई भी रेज आके गिरेगी तो उसकी कोई ना कोई परछाई यहां पर बननी चाहिए, उसकी शैडो बननी चाहिए। अगर वो शैडो बिल्कुल शार्प शैडो बनती है, जैसा यह है बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही शार्प शैडो बन के आ जाए, अगर ऐसा सिनेरियो आपके पास में आए तो आप कह सकते हैं कि यहां पर ये जो रेज है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और दूसरी बात, क्यों भी ना करें, ये तो बताओ क्यों ना करें, ऊपर से उसके ऊपर इतना खतरनाक आपने हाई वोल्टेज लगा रखा है, वो तो वैसे भी मतलब यहां तो बिल्कुल त्राही त्राही हो चुकी है, यहां तो कोरोना वायरस का हब बन चुका है ना, मतलब कंटिन्यूसली यार भागेंगे यहां से, और जैसे आप भागोगे इधर आपके पास में पोस्ट टर्मिनल भगा रखा है इसको कंटिन्यूसली खींचने की कोशिश करेगा तो इधर को तो तुरंत आएगी, तो जैसे ही इसके ऊपर पड़ेंगी एक शार्प शैडो यहां पर दिखाई देगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो कैथोड रेज होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जस्ट क्लियर? ओके, तो इसके अंदर लिखिए आप कैथोड रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन
इन द स्ट्रेट लाइन। इसके बाद में लिखिए आप, इफ वी पुट एन ऑब्जेक्ट इन इट्स पाथ, अगर इसके पाथ के अंदर रख देते हैं, इट शोज अ शार्प शैडो, ये उसकी एक शार्प शैडो बना सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। और अगर हो सकता हो तो इसके बीच में एटलीस्ट इतना इतना यहां से ये जो अंदर वाला है ना यहां तक का, ये पूरा का पूरा अगर डायग्राम आप इसके नीचे बना देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। राइट, ओके, तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, वो वाला पॉइंट कवर हो गया। इस वाले को आप इसके नीचे बना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, इस वाले डायग्राम को आप नीचे बना लेना। क्लियर, ओके। जो जो पॉइंट्स थे यहां पर इसके लिख देते हैं। यहां पर ये क्या है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये है कैथोड रेज। क्लियर है, तो ये क्या है, कैथोड रेज की तरह से ये करते हैं। चलिए 2 पॉइंट हो गए, अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। इसके अंदर लिखिए कैथोड रेज, कैथोड रेज shows the mechanical effect। ये क्या होता है, मैकेनिकल इफेक्ट क्या होता है? देखो, अगर मैं मैकेनिकल इफेक्ट को बताते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लिया मैंने ये कैथोड रेज इधर से इधर की तरफ को जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मान लिया मैं एक सेटअप बनाऊं और उस सेटअप के अकॉर्डिंग मैं यहां पर एक व्हील रख दूं, ये कैसा व्हील होगा, ये आप मान के चलो, आप ये लो पेडल व्हील है, मतलब हल्का सा अगर इसको हल्का सा भी कुछ धक्का मारेंगे ना तो तुरंत घूम जाएगा, ऐसे वाला व्हील है। तो अगर आपने ऐसे वाला व्हील इसके बीच में रख दिया, लो पेडल व्हील, और यहां से पार्टिकल्स आ रहे हैं, पार्टिकल्स आ रहे हैं तो मतलब क्या, उनके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा। तो जब कोई ना कोई इस व्हील से, ये कोई व्हील है मान लिया, और इस व्हील से आके कोई भी पार्टिकल आके टकराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल इसको घुमा देंगे। क्यों घुमाएंगे, क्योंकि यहां पर मैं कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने जो लगाया हुआ है, ये आपने जो लगाया हुआ है, आप इसको अगर इससे कनेक्ट कर दे, राइट, और ये एक व्हील है, तो ये लाइट पेडल व्हील है, लाइट पेडल व्हील, पहिया है छोटा सा। आप जैसे ही आप इसके ऊपर कोई भी रेस डालेंगे तो तुरंत इसको रोटेट कर देगा, और जैसे ही रोटेट करेगा तो आप कह सकते हैं, इसको कहते हैं मैकेनिकल इफेक्ट शो करना। ठीक है, इसको घुमा देना, राइट। तो जैसे ही ये इसको घुमा करेगा तो यहां से जो पार्टिकल्स होंगे इसको रोटेट करेंगे, और जैसे ही ये इसको रोटेट करेंगे तो उससे ये जस्ट क्लियर हो जाता है कि जो कैथोड रेज होती है उनके अंदर पार्टिकल बिहेवियर होता है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर मास होता है, और अगर मास है तो इसको रोटेट करेगा। बिल्कुल क्लियर है, तो यहां से इधर की तरफ लेके जाएगा। तो आप इसके अंदर लिखिए कैथोड रेज शो मैकेनिकल बिहेवियर, इसके अंदर लिख सकते हैं आप, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, if we placed a light pedal wheel in the path, it will start rotating, ये घूमना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, तो इससे हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब हैंस कैथोड रेज हैव पार्टिकल नेचर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब इसमें निगेटिव चार्ज तो हमें पता चल ही गया था, तो यहाँ पर इनको पार्टिकल नेचर्स की तरह से बोलते हैं। क्लियर है जी, ओके। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक तरह से पार्टिकल की तरह समझ आ गया। तो आपने ये तीन चीजें से समझ ली हैं, ओके। इसके बाद में 4th पॉइंट लिखिए, जैसे ही आप देखो कैथोड रेज को अगर यहां से भेजोगे तो यहां पर ये स्पॉटिंग दिखाई दे रही है, राइट। तो जो जिंक सल्फाइड की फोटोसेंसिटिव फोटोग्राफिक प्लेट है उसके ऊपर कैथोड रेज कुछ ना कुछ इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं, कैथोड रेज अफेक्ट
the photosensitive plate which is placed behind एनोड टर्मिनल, ठीक है। तो उस पे क्या करता है ये, उस एनोड टर्मिनल के ऊपर ग्रीन कलर का फ्लोरोफॉस्फोरेसेंस शो करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर लिखिए ग्रीन फॉस्फोरेसेंस, मतलब स्पॉटिंग दिखाई देगी आपको, सीधा सीधा बात करें, फॉस्फोरेसेंस को इतना ज्यादा डिटेल में मत लेके चले तो स्पॉटिंग दिखाई देगी, ठीक है, स्पॉट्स दिखाई देंगे आपको। क्लियर है? ओके, जल्दी से पहले तो नोट डाउन करिए। 4 पॉइंट के बाद में 5वां पॉइंट देखते हैं कि अगर मान लिया मैंने इसके अंदर कोई भी गैस भरी है, जल्दी से नोट डाउन करिए आप इसको। तो अगर आपने कोई भी गैस भरी तो उसको वो आयनाइज भी कर देती है। तो ये आपको ये वाला नोट डाउन कर लिया। इसके बाद में हम चलते हैं, देखिए आगे की तरफ। यहां पर 5th पॉइंट लिखिए, अगर कैथोड रेज के सामने आपने कोई भी गैस भरी, राइट, तो कोई भी किसी भी गैस को क्या कर देगा, ये आयनाइज कर देती है, ठीक है, आयंस में तब्दील कर देती है। कैसे, जरा ध्यान से, मान लिया आपने हाइड्रोजन भर दिया तो उसको आयनाइज कर दे। 5th पॉइंट लिखिए, कैथोड रेज ionize the gases which are filled in CRT या डिस्चार्ज ट्यूब, डायरेक्ट लिख दीजिए आप, इन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अगर कोई भी गैस आपने भरी है, गैसेज आएगा और लिखा है, ठीक है, तो उसको क्या कर देती है, ये उसको आयनाइज कर देता है। जैसे कि अगर H2 गैस है, आपने बहुत हाई वोल्टेज लगा दिया तो टूट जाएगा, H बन जाएगा, राइट। तो ये क्या होगा, यहां से H ये निकलेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर। ऐसे ही मान लिया यहां पर आपने नाइट्रोजन गैस भरी तो यहां पर क्या होगा, N, और इसको क्या कर देगा, ये इसको तुरंत N पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। मतलब ये क्या करता है, आयनाइज कर देता है। तो गैसेस को क्या कर देगा, ये आयनाइज कर देता है, ठीक है, आयनाइज्ड गैसेस बोल सकते हैं हम, राइट। इस तरह से ये आयनाइज कर देता है। तो मान लिया आपने ऑक्सीजन ली तो उसको भी आयनाइज कर देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, ये वाला कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखो यहां पर जो कैथोड रेज होती हैं वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट होती हैं। कैसे? ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि कैथोड रेज के ऊपर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब तो मैं सीधा सीधा कहूं कि कैथोड रेज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन्स का बीम हो सकते हैं। तो आपको ये दिमाग में सेट कर लेना है, कैथोड रेज का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन का बीम। इलेक्ट्रॉन का बीम कंटिन्यूअसली इधर से आ रहा है, तो उसका मतलब आप कह सकते हो कि जो कैथोड रेज होती है वो इलेक्ट्रॉन का बीम है। तो ऑब्वियस सी बात, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज है। और अगर मैं यहां पर 2 प्लेट लगा दूं, इस ट्यूब के इधर और एक इधर, 2 प्लेट लगा दी जाए, एक पर पॉजिटिव टर्मिनल बना लो, एक पर निगेटिव टर्मिनल बना लो। ओहो, इधर देखो, इधर देखो, देखो जरा इधर देखो। मान लिया आपने ये निगेटिव टर्मिनल बनाया, राइट, और ये आपने पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये निगेटिव टर्मिनल आपने यहां लगा दिया, एक ये पॉजिटिव टर्मिनल आपने यहां लगा दिया। तो इसके ऊपर कौन सा टर्मिनल निगेटिव चार्ज है, तो किसकी तरफ को डेविएट होंगे, ये इधर की तरफ को डेविएट हो जाएंगे, इधर की तरफ को आएगी। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, अगर आपने ऐसा लगाया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, तो निगेटिव पे तो नहीं जाते हैं। Like charges repel each other, unlike charges opposite each other. तो ये क्या करेंगे, सॉरी, opposite charges unlike charges attract each other. तो ये इधर की तरफ को जाएगा। तो ये जो है ये ऐसे ना जा करके, ये ऐसे ऐसे जा करके धीरे 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 इधर की तरफ को डिफ्लेक्ट होने लगेंगी। समझ आया कुछ? अगर ऐसा हो जाए, यहां पर अगर आपने यहां पर पॉजिटिव प्लेट लगा दी, आपने पॉजिटिव प्लेट लगा दी इधर, और अगर आपने निगेटिव प्लेट लगा दी इधर, तो जब आप इस पर इलेक्ट्रिक करंट लगाएंगे तो वहां पर होगा क्या, ये इस तरफ को आने लगेगी। समझ आया? तो यहां पर ऐसे डेविएट भी होने लगती है। तो इसी पॉइंट को आप लिखेंगे, कैथोड रेज डेविएट
in the electric and magnetic field, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी, दोनों में ही ये डेविएट हो जाती हैं। तो obvious सी बात है, निगेटिव टर्मिनल किधर की तरफ हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को डेविएट हो जाएगा। क्लियर? ओके। इसके बाद में एक और पॉइंट लिखिए, 6 हो गए। इसके बाद में लिखिए आप, अगर आप बहुत हल्की सी, बहुत छोटी सी, पतली सी अगर आप थिन फॉइल रखते हैं किसी भी मेटल की, तो ये उसको पेनेट्रेट कर जाती हैं। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं आप। और उसके बाद साथ साथ ये हीटिंग इफेक्ट भी शो करती हैं। तो लिखिए कैथोड रेज, इनको सुनते रहना है, सीखते रहना है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेंगे वो मैं आपको लास्ट में समराइज करा दूंगा, तो टेंशन की बात ही नहीं है। तो लिखिए आप, कैथोड रेज पेनेट्रेट द थिन foil which is placed between the path। ठीक है, अगर आपने इसके अंदर या इन द पाथ लिख देंगे तो ज्यादा सही है। ठीक है, प्लेस्ड इन इट्स पाथ, अगर इसके पाथ के अंदर आपने बहुत थिन पेल कर दी तो उसको पेनेट्रेट कर जाती है। क्लियर है ये बात? ओके। इसके बाद में आप एक नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लिखेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं, देखो एक टर्म मैं आपको बताता हूं जिसका नाम होता है स्पेसिफिक चार्ज। क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज के नाम से ये जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है? चार्ज, इसका मतलब होता है चार्ज डिवाइड बाय मास, राइट? चार्ज को हम जनरली Q से रिप्रेजेंट करते हैं और मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और जनरली इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको हम E से भी डिनोट कर देते हैं। तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? E। तो हम कई बार बोल देते हैं कि अगर E और m का रेशो हो, मतलब चार्ज डिवाइड बाय मास या चार्ज टू द मास का अगर रेशो हो, तो उसको स्पेसिफिक चार्ज के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट सी चीज आपको पहले ये सीखनी है, और ये इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर आप चार्ज डिवाइड बाय मास, चार्ज टू द मास रेशियो अगर ऐसे देखोगे तो इसको बोला जाता है स्पेसिफिक चार्ज के नाम से जाना जाता है। यहां पर E डिवाइड बाय M। ठीक है, इस तरह से इसको समझा जाता है। अब इसका जो इफेक्ट होता है किस तरह से इफेक्ट करेगा? क्या ये बीच में पड़ने वाली किसी भी जो गैस है उस पर कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? देखो, जितनी भी इसके अंदर आप गैसेस को भरोगे उससे इस स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां से तो हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलते ही जाएंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला ये होता है। पहले आप इतना नोट डाउन करिए, इसके बाद मैं आपको चीजों को सिखाता हूं। ठीक है, नोट करिए पहले इतना। इसके बाद में आप लिखिए, ये कंप्लीटेड। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक चार्ज होता है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि आपको चार्ज पता होना चाहिए, कितना चार्ज होता है, क्या मास होता है इलेक्ट्रॉन का, राइट? तो पहले इन सब पॉइंट्स के बारे में लिखने से पहले लिख दीजिए इट, या इट मतलब स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। आप कोई भी गैस भरिए, इसके नेचर ऑफ द गैस filled in the tube and the material of cathode, इसके कैथोड का जो मटेरियल होगा उस पर या फिर इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद में आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आई थिंक नाइन्थ वाला पॉइंट आएगा, राइट? ओके। इसके बाद में आप चार्ज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कितना होता है चार्ज उसको देखिए। सबसे पहले आप दोनों यूनिट में बता देता हूं मैं आपको। 1-1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, तो ये हमारा MKS यूनिट या SI यूनिट में रहता है, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं -4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, इसको लिख दीजिए, CGS में रहता है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक
ये दो अलग अलग यूनिट्स रहती हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके बाद में लिखिए आप मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है ये आपको पता होनी चाहिए वैल्यूज, ठीक है। ये वैल्यूज पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इसमें जानो या ना जानो लेकिन ये चीज तो पता ही होनी चाहिए, इसको बार बार हम यूज करते रहेंगे केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसको हम ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये सब इसी की बातें हैं। तो आप इसके आगे लिखिए एम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम, मतलब मास, राइट। तो कितना आता है? 9.1, याद रखना है आपको, बिल्कुल फोकस इस पर इंपॉर्टेंट रख रहे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, राइट। या फिर आप इसको कह सकते हैं, एक और तरीके से भी इसको समझा जाता है 0. अब ध्यान रखना है यहाँ पर 3 जीरो लगेंगी, 3 तो जीरो लगेंगी, 0 पॉइंट के बाद में 3 जीरो लगेंगी। 548 एटॉमिक मास यूनिट। ये दूसरा, ये मास की सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट करा जा सकता है। तो आप ध्यान रखना, पहले लगाइए आपने 3 जीरो, 548 AMU। इसको कह सकते हैं क्या? एटॉमिक मास यूनिट, राइट। एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जाना जाता है। और आप इसमें लिख दीजिए AMU इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। AMU इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास, राइट। मास की ये सबसे छोटी यूनिट होती है। जल्दी से पहले इतना नोट डाउन करिए, ये 10 पॉइंट्स हो चुके हैं, राइट। 10 पॉइंट्स हो चुके हैं, जल्दी से नोट डाउन करो। 1 दर्जन पॉइंट लिखवाने हैं मुझे, टोटल मिला के 12 पॉइंट लिखवाने। उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट होते जाएंगे वो मैं आपको सिखाता जा रहा हूं बार बार, ठीक है। तो ये डायग्राम आप साइड में ध्यान से समझते रहिए, बार बार इसी के आसपास को चीजें चलती है। चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको इलेक्ट्रॉन का मास समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज समझ आ गया, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। कैलकुलेटर आपके पास होगा ही, कैलकुलेटर से निकालनी पड़ती है, वो खुद अपने आप तो नहीं आएगी, थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। फिर देखो कैसे करेंगे, देखिए। इसके बाद में आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई M, या फिर E डिवाइड बाई M, या फिर आप कह सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। इतना चार्ज था इसके पास में, निगेटिव चार्ज था, राइट। और इसके बाद में क्या आएगा? मास आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, दैट कम्स आउट टू बी 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ठीक है। इतना आता है ये, ठीक है। हल्का सा इसको याद रखना है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, E/M रेशियो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो दोनों चीजों से आप इसको ध्यान रखना, क्लियर है बात? ओके। और एक लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है अभी, वो है क्या? 12th पॉइंट है, इसके अंदर लिखना है कैथोड रेज, द कैथोड रेज प्रोड्यूसेस एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं इफ these are bombarded upon the heavy metals, कौन कौन सी हैवी मेटल्स? जैसे कि आप टंगस्टन को ले सकते हो, राइट। टंगस्टन को ले सकते हो, टंगस्टन का फॉर्मूला क्या होता है? W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी हैवी मेटल लेंगे तो वहां से एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। होता क्या है एक्चुअली, अगर मान लिया आप एक्सरे है क्या, और यहाँ पर ये क्या होता है, देखो अगर मैं कैथोड को देखूँ तो कैथोड क्या है? इलेक्ट्रॉन का खतरनाक बीम है, राइट। और वो अगर खतरनाक बीम अगर टंगस्टन के ऊपर डालते हैं, तो जैसे आप यहाँ मान लिया यहाँ पर आपने टंगस्टन रखा हुआ है और इधर से कैथोड की रेज आई, इसके ऊपर जाके आते ही बम्बार्डमेंट कंटिन्यूसली। बम्बार्डमेंट का मतलब क्या होता है? देखो अगर आपने किसी को एक थप्पड़ मारा नॉर्मल, तो ये तो बेसिक रहा। अगर मान लिया कंटिन्यूसली आपने पट 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 कंटिन्यूसली मारा, तो कंप्लीटली उसके ऊपर बम्बार्डमेंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का बीम एकदम से उसके ऊपर छोड़ दिया जाए, ऐसा वाला हाल मान लीजिए। टंगस्टन के ऊपर आप कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट अगर कर देते हो तो वहां से एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। और एक्सरेज वही वाली एक्सरेज है
जो हम सीटी स्कैन में हमारी बॉडी के अंदर जाती है, या फिर हम एक्सरे लेते हैं, चेस्ट का एक्सरे और कई कई तरह के एक्सरेज होते हैं, राइट। तो वो ही एक्सरेज होती है, तो उनको हम आगे बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मेन चीज क्या है, वो भी कैथोड से ही बन के आती है। अच्छा, और एक छोटी सी चीज आपको एक और बता देता हूं मैं, अगर मैं रिलेटिव मास की बात करूं, ठीक है, ध्यान से समझना, एक छोटी सी बात बता देता हूं मैं, यहां पर ध्यान रखना। एक अगर मैं रिलेटिव मास की बात करूं, किसका रिलेटिव मास, इसको इधर नीचे लिखते हैं, ये फिनिश हो चुका है, ठीक है। पहले आप दो चीजें समझिए, अगर मैं यहां से देखूं, ये ऑब्वियसली आपको समझ आ गया कि ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है, राइट। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता हूं तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किस तरह से करा जाता है, सीधा सीधा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं जी, किस तरह से। एक तो कुछ लोग तो सीधा E- लिख देते हैं, वो तो सीधा शॉर्ट फॉर्म हो गई, ठीक है, मतलब E मतलब इलेक्ट्रॉन और निगेटिव मतलब उसके ऊपर निगेटिव चार्ज। आगे चलो, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं तो -1E0, हम इसका मास जो है, देखो इसका मास -31 में है, -1 मतलब 0.00000 ऐसा लिखता जाऊंगा, लास्ट में 91 आएगा, राइट। उसका मतलब बहुत ही कम मास है, मतलब हम सोच लेते हैं कि चलो 0 ही है बस, ठीक है। दूसरा क्या है, ये -1 मतलब इसके ऊपर रिलेटिव चार्ज देखा जाए तो निगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी चीज को कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा उसको मैं आगे भी आपसे डील कराऊंगा। अगर अभी आपको नॉर्मल समझना है कि इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भी दिखा सकते हैं, तो अगर कहीं पर आपको -1E0 अगर ऐसे दिखा दिया गया है तो आप उसको समझ लेना कि वो इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। पहली चीज आपको ये दिमाग में सेट रखनी है, क्लियर। एक तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का किस तरह से होगा ये समझ लेना है, और यहां के बाद में अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछ ले कि रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, तो उसका मतलब है -1। बस ये छोटी सी बात आपको वैसे ध्यान रखनी है, क्लियर। तो ये आपका पूरी की पूरी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके साथ साथ कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या रहती हैं। जो CRT एक्सपेरिमेंट हुआ था, कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो क्या था। तो ये सारी के सारी चीजें खत्म हो गई है, फिनिश हो गई हैं। जल्दी से इसका रिकैप लेते हैं, जल्दी से। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, अप्रोक्सीमेट 35 के अप्रोक्स होते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यही पार्टिकल्स नहीं होते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, बहुत सारे मेसॉन्स, गोड पार्टिकल, आपने लार्ज हेडन कोलर जो थोड़ा सा मैंने आइडिया ब्रीफ दिया भी था, ठीक है। तो वो सारा का सारा इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन फंडामेंटल जो पार्टिकल होंगे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे। जिनमें से जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में हमने आज बात करी। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रेज की हेल्प से, तो हमने उसको भी स्टडी करा है पैरेलली। हुआ क्या है, डिस्कवरर कौन थे, डिस्कवरर इलेक्ट्रॉन के पापा कौन थे, इलेक्ट्रॉन के पापा थे जे थॉमसन, राइट। ओके, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, वो स्टोनी ने दिया था। ओके, दो चीजें हो गई। इसके बाद में आपने इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में देखा कि यहां पर ये एक्सपेरिमेंट करा गया, इसको CRT ट्यूब के नाम से, ये टेलीविजन में आजकल भी यूज की जाती है, मतलब अब तो बंद हो गई, लेकिन पुराने टाइम पर इसको यूज किया जाता था, पुराने टीवीज के अंदर। तो एक तरफ आपने निगेटिव टर्मिनल लगाया, दूसरी तरफ आपने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, तो निगेटिव की तरफ से जैसे आपने इस पर लगाया तो निगेटिव चार्ज यहां पर आ गया। तो हाई वोल्टेज निगेटिव निगेटिव, देखो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर निगेटिव चार्ज है, यहां पर निगेटिव चार्ज है, इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। जहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर की तरफ पुश होंगे, बाहर की तरफ को होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज यहां पर एम्प्लॉय कर रहे हैं। और इधर देखो, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, भागते हुए जाएंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ को, तो यहां से इधर की तरफ को रेज जाएंगी। पता कैसे चल रहा है कि कुछ निकल रहा है, यहां से दिखाई थोड़ा नहीं देते, अरे एटम तक तो दिखाई नहीं देता, ये तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी दिखाई नहीं देना। तो जब यहां से इधर की तरफ को जाएंगे तो इधर की तरफ स्पॉटिंग दिखाई देती है, ग्रीनिश कलर के कुछ पॉइंट्स, डॉट्स दिखाई देंगे, तो हम समझ सकते हैं कि इधर से कुछ न कुछ निकल रहा है। अब इसका नाम ऐसा क्यों दिया, क्योंकि हमें यहां पर पता चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो यहां से निकल रहा होगा, कैथोड की तरफ से कुछ निकल रहा होगा, और अगर कैथोड की तरफ से निकल रहा होगा इस वजह से इसको कैथोड रेज का नाम दे दिया गया। उसके साथ साथ यहां पर गैस फिल करी गई थी लो प्रेशर पर, ये सब चीजें आप जानते हो।
इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं आपने देखा, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे जिनको इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाएगा। ऐसे आपने सब चीजें पढ़ ली हैं। ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती हैं, ये गैस को आयनाइज कर देती हैं, ये पेनिट्रेशन करती हैं, ये हीटिंग इफेक्ट को करती हैं, ये ZNS पर क्या बोलते हैं स्पॉटिंग को शो करती हैं। इस तरह से आपने बहुत सारी, ये गैस इसके अंदर कुछ भी डालेंगे तो आप वो सबको आयनाइज कर देगा। अगर आपने हल्की सी थिन फॉइल रख दी तो उसको पेनिट्रेट कर देगा। चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, या फिर -4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, या फिर 0.3 बार 0 548 AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। इस तरह से इसका मास होता है। अब अगर हम इसका स्पेसिफिक चार्ज देखें क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय मास, तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम डिवाइड बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर, ये तो अभी करके भी दिखाया मैंने, 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। तो वहां से जो निकल के आएगा 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। ये आपको छोटी मोटी बातें याद रखनी है। अगर स्पेसिफिक चार्ज को ना याद रखें, लेकिन इसके अंदर कितना चार्ज रहता है, कितना मास होता है, ये तो पता होना चाहिए एटलीस्ट। क्लियर। और अगर मैं किसी भी हैवी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कर दूं तो वहां से एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं, और एक्स रेज के बहुत सारे यूटिलाइजेशन है, आपने देखा है बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आज का नॉर्मल लाइफ में भी हम यूज करते हैं। मान लिया किसी कोरोना हो जाता है तो उसका सीटी स्कैन कराते हैं, तो सीटी स्कैन में भी हम एक्स रेज को बहुत ज्यादा डालते हैं, बॉडी के अंदर जाती है एक्स रेज। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप एक बार एक्सरे कराते हैं अप्रोक्सीमेटली 300, एक बार अगर सीटी स्कैन कराते हैं तो उसका मतलब होता है 300 टाइम्स आपने एक्सरे करा चुके हो। तो बहुत हार्मफुल होता है सीटी स्कैन कराना, बार बार सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए। इवन एक्सरे भी बहुत ज्यादा नहीं कराना चाहिए, हार्मफुल होती हैं ये रेज, ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। तो यहां पर आज का हमारा सेशन फिनिश होता है, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, कैथोड रेज कैसे आए और इन दोनों में कैसे रिलेशन, इसका एक्सपेरिमेंट प्लस प्रॉपर्टीज को पढ़ा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।